बहुत ही फेमस है, ठीक है, विक्टोरियन प्ले राइटर यानी जीबी शॉ। तो जीबी शॉ को पढ़ेंगे हम, ग्रेट बर्नार्ड शॉ नाम है इसका। और बहुत ही फेमस, ज़्यादातर तो लड़कियों का फेवरेट है, नहीं इवन किसी का भी फेवरेट हो सकता है वैसे तो जीबी शॉ की राइटिंग है। और जो राइटिंग आज हम जिसको डिस्कस करेंगे इस अबाउट द पिग्मेलियन। और ये पिग्मेलियन राइटिंग है। और सबसे पहले विक्टोरियन नॉवलिस्ट है ये। नॉवलिस्ट ना कह के मैं इसे बोलूँगा विक्टोरियन प्ले राइटर। तो कहते हैं कि ऐसे परिवार में, जैसे जीबी शॉ को जब हम डिस्कस करते हैं, तो ऐसे परिवार में जहाँ मदर जो है एज एन सिंगर है और जो फादर है वो भी सही है, यहाँ पे पढ़े लिखे, तो ऐसे फैमिली में पैदा हुए थे यानी जीबी शॉ। तो काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ा था बचपन से। पर स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट, कि स्कूल कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हमारी नॉलेज बिल्ट हो या कुछ हमें बेहतर सीखने को मिले। जो नॉलेज क्या है, इज अबाउट द इननेट कंसेप्ट। इननेट का मतलब क्या होता है, इज एन इनबिल्ट फंक्शन। और अगर तुम कहीं और से किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, इट मीन दैट यू आर मेकिंग द फूल ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने आप का मूर्ख बना रहे हो। जैसे हमारे पास अलेक्जेंडर पोप था, वो भी ऐसी था, कहीं से पढ़ा नहीं है, खुद ही सीखा है। द सेम कंसेप्ट इज हियर। तो सोशल और इस तरह का जो मैसेज है, वो जीबी शॉ का एक बिल्कुल ही हट के कंसेप्ट था। विक्टोरियन एज को जहाँ 1837 से स्टार्टिंग हम मानते हैं अप टू दैट ऑफ 1901, और बीच में एक मेजर ब्रेक थ्रू आया था 1859 में, इज अबाउट द डार्विन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट एंड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल, या सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, या फिर ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज। कुछ भी कह लो, एक ऐसा ये दौर था जिसमें ये बोला गया फर्स्ट टाइम कि हाँ, कि हम सब जो है, पहले क्या कंसिडर किया जाता था, वी ऑल आर द फेसेस ऑफ गॉड ऑन दी अर्थ, हम सब भगवान का चेहरा है धरती पे। पर आफ्टर दैट डार्विन के बाद हमें पता चला हर कोई लोग आपस में, हर स्पीसीज आपस में लड़ती है, किसके लिए, फॉर मेटिंग, फॉर फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, एंड फॉर द मेट इन सेक्स, ठीक है, इनके लिए लड़ाई होती है। पर इसी टाइम के आसपास जो हमारे पास जीबी शॉ जैसे राइटर हैं, जो कि विक्टोरियन टेस्ट को लेके आए हुए हैं, तो बहुत ही फेमस, एंड में बहुत फेमस हुए यानी। और एक ऐसा तुम्हारे पास राइटर जिसको ऑस्कर भी मिला हुआ है। ऑस्कर किसके लिए मिलता है, फॉर द मूवी, द बेस्ट मूवी, एंड ऑल्सो नोबेल प्राइज विनर, दोनों है। नोबेल प्राइज में मिला है और ऑस्कर को भी मिला है, ठीक है, दोनों मिल रखा है। और कंसेप्ट क्या है राइटिंग के, वो देखते हैं। पिग्मेलियन के ऊपर काफ़ी मूवीज़ बनाई गई है, और इवन इंडिया में भी एक आधी मूवी है जो बाद में डिस्कस करेंगे, हम सोचेंगे आपस में डिस्कस करके कौन सी मूवी है। पिग्मेलियन जैसा नाम दिख रहा होगा तो बड़ा अजीब सा नाम है ना, पिग्मेलियन, ये कैसा नाम है। तो ये क्या है, ग्रीक राइटिंग से ली गई है। तो ग्रीक में कई सारी कहानियां हैं, और वहाँ पे एक हमारे पास बहुत फेमस, जो ओविड, ओविड का नाम सुना होगा। ओविड बहुत पुराना, सोफोक्लिस हो गया, ओविड हो गया, बहुत पुराने राइटर थे, ग्रीक टाइम के राइटर। और इन्होंने अपनी राइटिंग लिखी, इसी में ओविड ने एक वर्क लिखा था अपना, मेटामॉर्फोसिस। एक काफका की भी है मेटामॉर्फोसिस, फ्रांस काफका की है कि ये भी, ये पोएम है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूप परिवर्तन। इसमें ऐसी सी कहानियां है जिसमें कई लोगों ने रूप को बदला है अपने, कोई किसी रूप में बदल रहा है, कोई किसी रूप में बदल रहा है। बहुत अच्छा प्लॉट था इसमें। जो भी इस तरह की राइटिंग होती है, जो ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, प्लॉट बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसी उनमें से एक कहानी है जहाँ से इस नाम को उठाया गया है। और मेटामॉर्फोसिस में एक स्टोरी है, और उससे इसका नाम उठाया गया पिग्मेलियन। जहाँ पे एक कलाकार है, एक मूर्ति बनाने वाला है, वो इस मूर्ति को बनाता है, और मूर्ति बनाते बनाते इतनी खूबसूरत मूर्ति बना देता है कि उसे उससे प्यार हो जाता है। और एंड में उस मूर्ति को कहता है कि ये काश, है ना, अपनी वाइफ की इमेज के थ्रू वो मूर्ति बनाता है कि मतलब मेरी होने वाली कुछ ऐसी होगी। और बनाते बना के सच में वो इतनी ज़्यादा वैसी लगने लग जाती है, साफ, कि वो उसके प्यार में आ जाता है। और एंड में वो जिंदा हो जाती है मूर्ति, और दोनों के बीच में फिर वो होता है शादी। तो वहां द कैरेक्टर इज कॉल्ड द पिग्मेलियन, वहां से उठाया गया ग्रीक कहानी से पिग्मेलियन, ठीक है। तो यानी इस कहानी में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंट दिया है इसमें, तो वो पिग्मेलियन है। बहुत ही प्यारी और अच्छी राइटिंग है, बाकी तो तुम बताओगे कैसी है। जब आगे मूव करते हैं बायोग्राफी में, तो बॉर्न इन 1856, बिल्कुल डार्विन के टाइम पे, ठीक 3 साल बाद डार्विन की थ्योरी आने वाली 1859 में। ड्यूबलिन में जन्म हुआ। फादर वॉज सिविल सर्वेंट, अच्छे पढ़े लिखे सिविल सर्वेंट, यानी यूपीएससी आईएएस जैसे बोलते हैं, ऐसे उनकी तरफ से। मदर वॉज अ सिंगर। ही चेंज द स्कूल सिवरल टाइम, कई बार स्कूल को बदला, पर कोई इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में। बाद में कहते हैं कि इसके जो फादर थे वो ड्यूबलिन में रहते थे, एंड फॉर सम टाइम
और इसकी मदर जो है वो लंदन में शिफ्ट थी, फिर ये बाद में अपनी मदर के पास ही पहुंच गया लंदन में। अब इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ इट्स बेसिकली रिक्वेस्ट के इंटरेस्ट जाग रहा है बस। ही वॉज पॉलिटिकली एक्टिव, बहुत एक्टिव था, एंड आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द सोशलिज्म को लेके बहुत सपोर्टिव था। इट वॉज ऑल्सो इन 1880 द शॉर्ट टर्न टू द ड्रामा, ड्रामा लिखने की शुरुआत 1880 में कर दी। शुरुआत में उतनी कुछ खास नहीं चली पर एंड में बहुत फेमस हुई। 50 प्ले लिखे, ड्रामा एंड प्ले सेम है, मॉडर्न ड्रामा इज कॉल्ड प्ले। 50 प्लेज लिखे हैं, कब नहीं होते 50 प्ले लिखना, ठीक है, 50 प्ले लिख रखे हैं, तो प्रोलिफिक राइटर था जो बहुत सारा कुछ लिखते हो। एंड इन एडिशन टू द आर्टिकल्स, रिव्यू एंड द एसे एंड पैम्पलेट, इसके साथ ये भी लिखता था आर्टिकल, रिव्यू, एसे और पैम्पलेट। वेल रिस्पेक्टेड प्ले राइटर बनाए, और 1925 में दैट ही वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। और यहाँ पे भी कई बात है कि कई बारी, एक बारी तो शॉ ने खुद मना कर दिया था, मैं नहीं लूंगा नोबेल प्राइज, मतलब लूंगा नोबेल प्राइज, पैसे नहीं लूंगा नोबेल प्राइज के। फिर एंड में कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज भी ले लिया और कहते हैं कुछ पैसे भी ले लिए, ऑस्कर भी मिला इसे, इसकी राइटिंग को जो फेमस मूवी के लिए गई थी। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट चेक करना चाहते हो पिग्मेलियन का, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले विक्टोरियन सोसाइटी, इस प्ले को 20th सेंचुरी में सेट किया गया है, और विक्टोरियन सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजिड सोशल हायरार्की सिस्टम। शॉ ने इस राइटिंग को कॉमेडी ऑफ मैनर पे डिजाइन करा है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब ये होता है जहां तुम्हें, कॉमेडी का मतलब तो इतना पता चल गया तुम्हें, जहां पे राइजिंग और फॉलिंग एक्शन को बराबर रखा जाए। कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि हंसी आ रही है, ये सब नहीं। कॉमेडी का मतलब क्या है, जहां पे जितने भी जो उलझने बनती जा रही है उन सबको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, जहां कहानी का एक्शन ऊपर उठ रहा हो तो बाद में सोल्यूशन मिल जाए, दैट इज द कॉमेडी। और यहाँ मैनर्स की बात होगी। मैनर्स का मतलब क्या है, तुम्हें तहजीब और तरीके में रहना है, तो यानी कैरेक्टर के मैनर्स के ऊपर बात होने वाली, तो यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की राइटिंग में है। एंड इवन सेटराइज द हैबिट ऑफ द विक्टोरियन एलिट एंड द प्ले, ये विक्टोरियन सोसाइटी को प्रेजेंट करेगी उस समय का जो है वो कैसा था। अदर बुक, कुछ और बुक है जो कि पिग्मेलियन से कनेक्टेड है, जैसे ओविड की एक एपिक है लैटिन पोएम मिथोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस, जो मैं बता रहा था, एक मिथ है जिसमें पिग्मेलियन मेक्स अ स्कल्पचर ऑफ हिज आइडियल वुमन, जहाँ पिग्मेलियन जो है अपनी एक आइडियल वुमन के मेरी होने वाली कैसी होगी, ठीक है, उसकी उसकी मूर्ति बनाता है, और उसकी होने वाली का वो नाम क्या रखता है, जलेटिया, है ना, जलेटिया नाम है उसका। और कौन बना रहा है, पिग्मेलियन। बाद में पिग्मेलियन को इसी से प्यार हो जाएगा और ये जिंदा हो जाएगी। He falls in love with this beautiful statue and then comes to life. With his title, the show implies the Eliza or Eliza, जैसे बोलना तुम्हें Eliza, is a kind of Gelatia. Eliza कौन है इसमें, जब कहानी पढ़ोगे इसमें कैरेक्टर है Eliza, ये Eliza, और उसी को इससे किससे कंपेयर कर रखा है, Gelatia से, जो कि मेटामॉर्फोसिस में Gelatia है। और भी कहानी में पिकरिंग है, हिगिंस है, ये सब और है। पिग्मेलियन इज शॉज मोस्ट पॉपुलर प्ले है एंड हैज स्पॉट ए नंबर ऑफ द एडेप्टेशन, और फिल्म के लिए बहुत बारी गई। एक फिल्म है माय फेयर लेडी, ठीक है, ये इसी के ऊपर बेस्ड मूवी है। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। पिग्मेलियन 1912 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई 1912 में। विक्टोरियन पीरियड की बहुत अच्छी राइटिंग है, ड्रामा में है, कॉमेडी में है, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में है। लंदन में सीन को सेट किया गया, क्योंकि कहानी में क्लाइमेक्स है तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमेडी, कि राइजिंग और फॉलिंग एक्शन दोनों को मेंटेन किया गया है। एंटागोनिस्टिक कौन है इसमें, वो बाद में देख लेंगे। एक्स्ट्रा क्रेडिट क्या है, डबल थ्रेट, जीबी शॉ इज द ओनली पर्सन टू हैव वॉन बोथ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड ऑस्कर, दोनों जीत रखा है। थैंक्स बट नो थैंक्स, कहने का मतलब शॉ ने पहले डिक्लाइन करा नोबेल प्राइज को, जो मैं बोल रहा हूँ, एंड में कहीं ना कहीं मन बना लिया, और वही बात है। पर जो नोबेल प्राइज के जो पैसे आए, उसने बोला इस पैसे को लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले उन पे लगा दो, उन लोगों पे लगाओ जो कि ट्रांसलेट करते हैं। नाउ कम टू दिस स्टोरी, अब पिग्मेलियन शुरू होने वाली है। वन रेनी नाइट इन दी कोवेंट गार्डन, एक कोवेंट गार्डन लंदन में एक जगह है, और बरसात वाली रात थी, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। क्राउड ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेरियस सोशल क्लासेस आउट सी, सब अलग अलग जो भीड़ है वो इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, मतलब एक सिटी वाला एरिया है, और बारिश हो रही है,
तो विक्टोरियन सोसाइटी यानी विक्टोरिया उस एज उस टाइम पीरियड के जितने भी जो आसपास के जो लोग थे, सभी सोशल क्लास के, कुछ अमीर कुछ गरीब, सब वहां पे खड़े हैं शेल्टर पे। जैसे बारिश होती है छुपते नहीं घूमते हम, अरे अरे बारिश होगी, इधर छुप जाओ उधर छुप जाओ, वैसे ही एक चर्च पोर्टिको में एक चर्च है, उस चर्च का एक सामने वाला एरिया है, वहां पे सब छिपे हुए हैं क्योंकि बारिश रुकेगी फिर चलेंगे। तो शुरुआत में जो प्ले का सीन है वो हमें दिखाया गया एक सिटी वाली लाइफ का, लंदन बेसिकली, जहाँ पे बारिश हो रही है और रात का सीन है और सब जो है वो घर जाने के लिए है, और फिलहाल वो सब छिप जाते हैं, छिप के आ जाते हैं, मतलब सहारा ले लेते हैं किसी चीज के अंदर। अ वेल्दी मदर, एक बहुत अमीर माँ दिखाई गई है और उसका नाम है मिसेस एनफोर्ड हिल, मिस हिल, वेट्स एक्सस्परेटली विथ हर डॉटर क्लेरा। तो यानी हिल है यहाँ पे और हिल अपनी बेटी क्लेरा के साथ है, और ये वेट कर रही है मिस हिल, किसका वेट कर रही है? अपने बेटे का यानी फ्रेडी का। तो यानी मिस हिल है और कौन है? फ्रेडी उसका लड़का है और क्लेरा। यहां तक तो समझ आ गया, नॉर्मल है। तो बारिश हो रही है और बारिश का सीन दिखा रखा है, रात है ऊपर से, सबको जाना है घर पे जल्दी फटाफट। और इसी में पहली कैरेक्टर दिखती है मिस हिल, जो कि बहुत ही अमीर औरत है, वो भी वहीं खड़ी है, और अलग अलग सोशल क्लास के लोग वहां खड़े हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, और वो जो है वहां पे बैठी है किसके साथ? वो अब इंतजार कर रही है, क्लेरा के साथ है, और वो किसका वेट कर रही है? फ्रेडी का। और वो फ्रेडी को भेजती भी है, और क्या कहती है? विद हर डॉटर क्लेरा एंड फॉर हर सन फ्रेडी। अब फ्रेडी को भेजती है क्या? जा टैक्सी लेके आ, टैक्सी लेके आ, घर जाना है, बारिश में कैसे जाएंगे घर, तो टैक्सी लेगा। तो फ्रेडी को भेज दिया, जा टैक्सी लेके आ, और हिल और क्लेरा है। फ्रेडी एंटर्स अनेबल टू फाइंड वन, फ्रेडी दोबारा आता है, ठीक है, और कहता है टैक्सी नहीं मिली, यार इतनी बरसात में रात को टैक्सी कहाँ मिलेगी? बट हिज मदर सेंड्स हिम बैक, उसकी माँ कहती है उल्टा हो ले, फिर दोबारा जाओ, ठीक है, इनटू द रेन टू लुक अगेन, दोबारा देख के आ, हम कहीं कैसे जाएंगे बारिश में, दोबारा देख के आ, फिर गया फ्रेडी। अंडर द पोर्टिको पुअर फ्लावर गर्ल, वहीं पे एक, मैंने बोला अलग अलग क्लास के लोग वहां पे घूम रहे हैं, तो वहां पे एक गरीब फूल बेचने वाली जो लड़की है, जो हीरोइन है हमारी इस पूरी कहानी की, एलिजा या एलाइसा डूलिटल, इसी को पिग्मेलियन बोला गया है, यही है हमारी जेलिटिया यानी मेटामॉर्फोसिस की वो, तो ये मेन हीरोइन है। तो एलिजा डूलिटल फूल बेचने वाली है वहां पे, सेल्स ए फ्लावर टू ए जेंटलमैन, और एक जेंटलमैन को फूल बेच रही है, उसका नाम क्या है? कर्नल पिकरिंग। कर्नल पिकरिंग को एलाइजा क्या है? फूल बेच रही है। A bystander tells Eliza to watch out for the strange man in the back of the crowd taking the notes. साइड में एक बंदा था एलाइजा के, भीड़ थी वहां पे, वो फूल बेचने वाले को कहता है देख तेरे को कोई पीछे से देख रहा है और तेरी हरकतें देख रहा है, तू क्या क्या कर रही है, तेरे पे नजर है उसकी। एलाइजा थिंक दैट द मैन इज अ पुलिसमैन, एलाइजा को लगता है कहीं पुलिस वाले तो नहीं देख रहे मुझे, एंड शी इज इन ट्रबल, और वो खतरे में, वो लगा मुझे डर लग रहा है कहीं पुलिस वाले तो ने तो नजर नहीं बना रखी मेरे ऊपर, कोई इतना सीक्रेट एजेंट ही हो सकता है कोई। द मैन दैट हु रन्स आउट टू बी द हेनरी हिगिंस, अच्छा जो वहां पे जो आदमी था जो उसे नोटिस में ले रहा था, जो नोट कर रहा था, उसका नाम क्या था? हेनरी हिगिंस। स्टेप्स फॉरवर्ड एंड गेसेस दैट वेयर एवरीवन इज फ्रॉम द बेस एंड द मैन ऑफ द स्पीच, वो आगे आता है और सबको बता रहा है वो, अच्छा तुम आओ, तुम कहाँ के? अरे तू तो अमेरिका का है, तू आजा, तू कहाँ का है? तू अफ्रीका का है। सबसे पूछ रहा है, पूछो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, बिना तुम बस बोलो मैं बता दूंगा तुम कहाँ के हो। हर एक को पूछ रहा है, उस भीड़ में एक जगह बैठा हुआ है और नोट बना रहा है, जो भी भीड़ में इधर उधर घूम रहे, अरे वो, ठीक है, जैसे फूल बेचने वाली है तो फूल बेचने वाले को लिख दिया ये यहाँ की है, हर एक के नोट्स बना रहे हो, वही उसको नोटिस कर रहा था पीछे से बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि ये फोनेटिक्स समझता था। फोनेटिक्स मतलब जब तुम पढ़ते हो, इट मीन दैट लैंग्वेज साइंस, बोलने का तरीका, फोनोलॉजी, बोलते कैसे हैं, उससे वो पता कर रहा था कि ये रहने वाले कहाँ के हैं। जैसे हम भी कई बार देख के बोल देते हैं अच्छा ये यूपी साइड के हैं, ये हरियाणा साइड के हैं, ठीक, इस तरह से वो भी पीछे बैठ के यही काम कर रहा था। एवरीवन इज कंफ्यूज एंड अनॉयड बाय द मिडलसन द हिगिंस, हर कोई दुखी था हिगिंस से, वो हर एक को देख रहा था और बता रहा था अच्छा ये ऐसी है। अच्छा एक चीज और बता रहा था, ये कौन से क्लास से है, अपर क्लास से, अमीर है कि गरीब है, ये भी देख के बता रहा था उनकी भाषा से। Eliza thinks that he is a policeman trying to get her in trouble and insists that she is a good girl.
एलाइजा को लग रहा था कहीं नहीं ये पुलिस वाला तो नहीं है, उसके पास जाके कहती है अरे मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं कुछ ऐसी वैसी नहीं हूँ। पिकरिंग आस्क्स हिगिंस हाउ ही कैन टेल वेयर एवरीवन इज फ्रॉम। वहां पे दूसरी तरफ पिकरिंग दिख रहा है, पिकरिंग भी वहीं पे है जिसने कि फूल लिया है फूल वाली से, यानी एलाइजा से फूल तो पिकरिंग ने लिया है। पिकरिंग भी देख रहा है कि ये एलाइजा किसको देख रही है, बाद में देख रहे हैं हिगिंस को देख रहे हैं, और हिगिंस हर एक को देख रहा है, वो सबके नोट्स बना रहा है। तो पिकरिंग पहुंच जाता है हिगिंस के पास, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और पूछता है भाई तू कैसे लिख रहा है और बता रहा है सबको कौन कहाँ कहाँ से है। तो Pickering asks Higgins how can he tell that everyone, then Higgins explain that this studies of phonetics, Higgins बोलता है मैंने phonetics की पढ़ाई कर रखी है, and teaches people how to speak in the different accent। मैं लोगों को बताता हूँ कि अलग अलग एक्सेंट कैसे बोला जाता है, तो जो जिस तरह के एक्सेंट बोलता है मैं पहचान जाता हूँ ये यहाँ का है। He says that he could teach the flower girl Eliza to speak so well in just 3 months that she could pass for a noble lady। बोलते 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 वो ज्यादा ही बोल जाता है। हिगिंस बोलता है देख लो ये फूल बेचने वाली, ये जिससे तुमने फूल लिया है, इसको तो मैं 3 महीने में ऐसा बना दूंगा कि तुम बोल ही नहीं सकते कि ये गरीब और ऐसी फैमिली से और ऐसी है जिसको कल्चर नहीं पता, जिसको बात करना नहीं आता, इसको मैं हीरोइन बना दूंगा 3 महीने के अंदर, कोई मौका दे। और ऐसी एक्सेंट बोलेगी ये उस भाषा में जो अमीर वर्ग के लोग बोलते, ऐसी भाषा बोलेगी, मुझे बस कोई मौका दे दे। हिगिंस एंड पिकरिंग इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर। पिकरिंग बोलता है अरे ठीक है मैं भी तो फोनेटिक्स जानता हूँ, मैं भी इंडिया से आया हूँ और मैंने इंडिया में भी फोनेटिक्स सीखा है, मैं वहाँ सिखाता था तो मैं भी जानता हूँ कुछ भाषा वाले। तो दोनों दोस्त बन गए, दोनों फोनेटिक्स के वो है। इतने में बारिश जो है वो रुक जाती है, क्राउड जो है जो पोर्टिको में वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। हिगिंस पिकरिंग जो है वो साथ निकल जाते हैं डिनर के लिए। भाई वो दोनों आप बात तो करेंगे कि तुम्हारी फील्ड है, तुम कैसे कैसे फोनेटिक्स, तो एक फील्ड के मिल जाते हैं तो बात तो करेंगे ही। और वहीं पे क्लैरा और उसकी मदर जो है वॉक टू अ बस, वो बस पकड़ के निकल जाते हैं। कौन? क्लैरा और मिसेस हिल, जो शुरुआत में गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अब पीछे फ्रेडी आ गया, फ्रेडी आता है कैब लेके, अब आया कैब लेके, पर वो देखता है कि उसकी माँ और जो बहन है वो तो पहले ही गायब होगी। वो कहता है अरे पूरा रखो मैं कैब ले आ। इतने में ओनली टू फाइंड दैट हिज फैमिली इज नो लॉन्गर देयर, क्या मेरी फैमिली तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या फायदा। सोचता क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है तो वो कैब, कहते हैं कि फूल वाली जो है वो होती है वहां पे, उसे भी कैब चाहिए होता है, वो उसे लेके चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह है, हिगिंस जो है लेबोरेटरी होता है उसके घर में, लैब है हिगिंस के, और ये लैब कैसी लैब है जहाँ वो लैंग्वेज के ऊपर पढ़ाई करता है। बहुत तरह की किताबें हैं लैंग्वेज के ऊपर, कौन सी लैंग्वेज के अलग अलग नोट्स है, अलग अलग कोड है, साउंड सिस्टम है, सब कुछ। हिगिन वो सब शो कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टूल फॉर रिकॉर्डिंग स्टडिंग द स्पीच टू द पिकरिंग, पिकरिंग को दिखा रहा है देख मेरे पास ये है। इतने में एलाइजा आ जाती है वहाँ पे, वही फूल बेचने वाली, एंड ऑफर टू प्ले हिगिंस फॉर द स्पीकिंग द लेसन। अब एलाइजा बाहर आ जाती है, टक टक करती है, वो खोलते हैं, वो कहते हैं मेरे लैब में कौन आ गया, देखा तो वही फूल बेचने वाली आके खड़ी हो रखी है। क्योंकि फूल बेचने वाली ने उस दिन सुन लिया था वहीं पे कि अरे ये तो ये कह रहा है कि 3 महीने में ये कुछ भी कर सकता है, मतलब मेरे को मॉडर्न बना देगा। और वो मॉडर्न क्यों बनना चाहती है? सिंपल सी बात है, अभी उसके फूलों का रेट चल नहीं रहा, अब वो अपने फूलों को किसको सप्लाई करेगी? अमीर लोगों को। भाई अच्छे इंग्लिश बोलेगी, अच्छे एक्सेंट में बोलेगी तो अमीर लोग जल्दी आएंगे, अब गरीबों से कौन लेगा फूल। इसीलिए पहुंच गई हिगिंस के पास, सो दैट शी कैन लर्न द टॉक मोर जेंटिल, ताकि वो बहुत अच्छे से बात कर सके, एंड गेट ए बेटर जॉब, उसे अच्छी जॉब मिल सके। एंड हिगिन डजंट थिंक दैट शी कैन अफोर्ड टू पे हिम। अब हिगिन उसके पर ताना मार देता, अच्छा कि मतलब कि तुम जो हो वो भाषा सीखना चाहती हो, अलग अलग तरह के वो भी, और पर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे ही कि तुम मेरी फीस दे दोगी, पैसे भर पाओगी मेरी फीस जो तुम्हें सीखने चल रही हो मेरे से। पिकरिंग स्टेप्स इन, इतने में पिकरिंग आ जाता है, ये दोनों वहीं तो होते हैं, and bets Higgins that he can teach Eliza to speak so well that she passes as a wealthy lady at an ambassador garden party in 6 months। पिकरिंग कहता है चल छोड़, शर्त पे खेलते हैं, मेरे को भी तेरा टेस्ट लेना है कि भाई तू जो बोल रहा है सच में। मैं शर्त लगाता हूँ तुझसे, यानी पिकरिंग शर्त लगा रहा है हिगिन से, अगर तूने एलाइजा को
6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन, एक पार्टी होने जा रही है। कहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एम्बेसडर गार्डन पार्टी। एक एम्बेसडर आएंगे बड़े बड़े और वहां पे पार्टी होने वाली है। 6 महीने के अंदर जो है इसको वहां उतार दे और कोई इसे पहचाने ना, और सब इसे कहें कि वाह ये तो बहुत अमीर घराने से है, और हर कोई इस पे लट्टू हो जाए, तो मैं तुझे सारी फीस दूंगा इसके नाम पे, इसके नाम की जितनी फीस है वो सब मैं भरूंगा। और अगर तू जीत गया तो, अगर हार गया तो फिर तो गया गेम। अब देखते हैं। ही ऑफर्स टू पे फॉर हर लेसन। हिगिंस लाइक दिस आइडिया। अब हिगिन को लगा ठीक है। अब हिगिन को मजा आने लगा, क्योंकि जितने तुम्हें पता है ये जो इतने रिसर्चर वाले बंदे होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, इन्हें बस कोई एक माल चाहिए होता है, ठीक है, कहीं से, मतलब इन्हें वो चाहिए होता है स्पेसमैन, एक एक छोटा सा मॉडल जिसके ऊपर ये रिसर्च कर सके। अब फूल वाली मिल गई, ऐसे भाई किसी लड़की को लेके आएगा और उसे ट्रेंड करवाएगा। एक तो पहले लड़की बोलेगी क्यों ट्रेंड हूं मैं, ऐसे फंसेगी नहीं है, तो चलता फिरता खुद ही मिल गया एक, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा। जीत गया तो मेरी वाहवाही हो जाएगी, हार गया तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ही तो था। कह रहे ठीक है। एंड टेल्स हिज हाउस कीपर मिसेस पियर से। अब ले गया इसे अपने घर पे, और इसकी हाउस कीपर है, मेड है किसकी, हिगिंस की। उसका नाम क्या है, मिसेस पियर से। उसे बोला जाओ एक काम करो, सबसे पहले एलाइजा को नहलाओ, अच्छे से नहला इसे, एंड ड्रेस हर इन न्यू क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहना इसे, बहुत ही खूबसूरत जैसे पहनते हैं अमीर लोग। एंड दो दी एलाइजा प्रोटेस्ट, एलाइजा मना कर रही है, नहीं 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 नहीं, होता ना जब पहली बारी किसी गरीब को तुम बहुत वैसे वाली अमीर वाले कपड़े पहना रहे हो, कैसी फीलिंग आएगी, वो कर रही हो। एलाइजा रिफ्यूज करती है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी इस शर्त में। एंड मिसेस पियर से टेल्स हैगिन नॉट टू वॉक ओवर एलाइजा। और मिसेस पियर से जो है वो हिगिंस को कहती है नॉट टू वॉक, सॉरी वर्क ओवर, जो भी है वॉक ओवर एलाइजा। क्या एलाइजा के ऊपर काम करके फायदा ही क्या है जब ये खुद इस शर्त में नहीं आना चाहती। हिगिंस नेग्लेक्टेड एलाइजा फीलिंग। हिगिंस से बोला इसकी फीलिंग हटाओ, साइड करो। ऑर्डरिंग हर टू लिव विद हिम फॉर 6 मंथ। उसे ऑर्डर दिया 6 महीने तक तू मेरे साथ रहेगी, एंड टेक दिस स्पीकिंग लेसन, और मेरे साथ स्पीकिंग लेसन लेगी। मिसेस पियर से टेक्स एलाइजा अवे टू टॉक हर इन प्राइवेट। और मिसेस पियर से जो है एलाइजा को ले जाती है कोने में और प्राइवेट बातें करती है कि भाई ठीक है मान जा, तेरा ही भला होगा ना, तो कुछ सीख जाएगी, ऐसे भी क्या है फूल बेचती थी इस तरह का। मीनवाइल इसी समय पे एलाइजा का बाप आ गया। इसके बाप का नाम है एल्फ्रेड डूलिटल। अब फूल बेचने वाले का बाप आया हुआ है। कम्स हिगिन हाउस, ही सेज दैट ही हैजंट सीन हिज डॉटर इन मंथ्स। कहे मैंने अपनी बेटी को इन महीनों में देखा नहीं, बट लर्नड ऑफ हर दैट वेयर अबाउट फ्रॉम द टैक्सी ड्राइवर दैट हु ब्रॉट हर टू हिज हाउस। पर कहीं से सुना है कि मेरी बेटी जो है वो तुम्हारे घर पे आई है, कोई टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि वो इधर आई हुई है। ही आस्क्ड हिगिंस, उसने हिगिंस से बोला एक काम करो मुझे 5 पाउंड दो, इन रिटर्न फॉर लेटिंग एलाइजा स्टे विद हिम। इसके बाद एलाइजा अपने पास रख लो, 5 पाउंड दे दो। वो शराबी था, उसको चाहिए था बस ठर्रा, मौज हो जाए, शराब मिल जाए बस, बात बन गई। वो उसको पता तो चल जाता, वो कहता 5 पाउंड दे दो और इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और खुश हो गया हिगिंस, क्यों, एक ऐसा माल हाथ लग गया जिसके बाप है वो भी पियक्कड़ है, माँ है ही नहीं, बाप ही है। अब तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा एक्सपेरिमेंट करने में। नहीं तो क्या होता है कुछ देर बाद पापा के पास जाना है, पापा ने वापस बुला लिया किसी ने को, जिसका बाप तो खुद ही बेवड़ा है, 5 पाउंड में बिक गया। अब तो इसके पास पूरा एक्सपेरिमेंट करूंगा और बढ़िया अच्छे से रखूंगा, अपने पास कोई नहीं आएगा इसे लेने वेने के लिए। एंड पिकरिंग आर दिस स्कैंडलाइज्ड बाय द मिस्टर डूलिटल विल नेक्स्ट टू सेल हिज डॉटर। हिगिंस और पिकरिंग जो है वो थोड़ी बदतमीजी जैसी बात करते हैं, किससे, मिस्टर डूलिटल से। क्या बेटी का सौदा करने आया है क्या, बेच दी बेटी, ऐसे करके उसे बोलते हैं। बट हिगिंस इवेंचुअली एग्री टू गिव हिम मनी। और हिगिन एकदम से कहता है, पिकरिंग तो कहता है तो गलत चीज है, हिगिन कहता है रहने दे, बहुत अच्छी बात है, पकड़ाओ 5 पाउंड और हमारी हो गई है। As Mr. Doolittle leaves, he runs into the Eliza, who was washed and changed into the new clothes, and Mr. Doolittle calls her miss for recognizing her and getting into the fight with her and leaving. अभी कहता है ठीक है 5 पाउंड ले लिए, बाहर जा रहा था। जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो आगे बहुत ही खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत चमकती हुई आती, इसी की बेटी है वो, एलाइजा ही है।
और उससे ये टकर जाता है और उसे बोलता है सॉरी, है ना, मिस बोल देता है उसे, मिस, मिस गलती होगी, निकल जाता है साइड से, अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पाता और वहां से निकल जाता है। मिसेस पियर्स से एंटर, इतने में मिसेस पियर्स से आती है नौकरानी एंड टेल्स एलाइजा दैट शी हैज मोर क्लोथ्स फॉर हर टू ट्राई ऑन, वो कहती है हमारे पास और कपड़े हैं जिसको तुम ट्राई करो। एलाइजा लीव्स एगरली, एलाइजा एकदम से जाती है, फटाफट वहां से भाग जाती है, मतलब निकल जाती है तेजी से। एंड हैविंग सिमली एक्सेप्टेड द ऑफर टू स्टे विद हिगिंस, और उसे लगता है कि शायद मैंने कहीं ना कहीं ये गलत ऑफर ले लिया हिगिंस के साथ रहने का, क्योंकि ये तो मुझे मॉडल की तरह ले रहे हैं कि बस कपड़ा ट्राई करवाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट हूं मैं इनके लिए। In a few months later, at the home of the Henry Higgins mother, Mrs. Higgins. अब हेनरी हैगिन की जो माँ है वो मिसेस हैगिन है। मिसेस हैगिन इज रेडी टू हैव सम फ्रेंड ओवर एंड इज annoyed. अब मिसेस जो हैगिन्स है इज रेडी टू हैव सम फ्रेंड ओवर एंड इज annoyed with the Higgins bargeson. अच्छा, मिसेस हैगिन जो है वो भी अमीर है, यानी हैगिन की माँ अमीर है। तो हैगिन की जो माँ है वो घर में एक तरह का किटी पार्टी करवा रही थी, एक फंक्शन, क्या आ जाओ, होती थी औरतें बैठ गई 10-12 तरह की बैठ गई, ऊंची सोसाइटी की, चाट पकौड़े खाएंगी, बातें करेंगी, वो चल रहा था सीन। तो उसकी सहेलियां आने वाली थी, इतने में उसका बेटा आ गया जो कि क्रैक है, यानी हैगिन। हैगिन तुम्हें पता है ये रिसर्च करता रहता था, इसकी आदत थी कौन कहाँ की ये पता करूंगा, कैसे बोलती है ये पता करूँ, कितना मुंह खोलती है। तो उसकी माँ को लगने लगा ये गलत आ गया, ये आ गया, अब ये गंद करवा देगा यहाँ पे, इसको भगाओ फटाफट। पर वो क्यों आया था तुम्हें पता है, वो अपना पहला डेमो के लिए आया था। वो आया था, वो किसको बिठवाएगा यहाँ पे, एलाइजा को। अरे मम्मी मुझे काम नहीं है, बस एलिजा को बिठा लो बीच में, है ना, और आपकी तो सहेलियां आ रही हैं, अमीर सहेलियां हैं, एलिजा बैठेगी बीच में। एलाइजा जैसे बीच में बैठेगी तो देखते हैं क्या सीन है, को कोई पहचानेगा कि नहीं। Higgins tell her that the about the Eliza and says that he wants Eliza to sit with Mrs. Higgins and her friend and try to act like a lady. और वो भी वैसी बात करे रुतबे में लेडी की तरह, यानी कौन, एलाइजा। Before Higgins leave, the sum of Mrs. Higgins' friend arrive. अब हिगिन फटाफट भाग जाता है और किसको छोड़ गया, एलाइजा को। आज एलाइजा का पहला टेस्ट है। The Ensfront Hill, यानी मिसेस हिल, Higgins at the first doesn't recognize them from the portico in the Covent Garden. Eliza arrive and the, अब देखो कौन आया हुआ इस पार्टी में, कौन आ रखा है इसमें, हिल आ रखे, याद है ये हिल कौन है, हिल जो कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे, क्लेरा और फ्रेडी की माँ, ये भी वहीं पे थे, फूल बेचने वाली वहीं घूम रही थी आसपास सबके पास। तो इन्होंने इसे देखा, पर देखा देखी देखी लगती है, पर सुंदर भी बहुत लग रही है। तो वो भी वहीं थे उस दिन पोर्टिको गार्डन में वहीं पे खड़े हुए, पर वो उसे पहचान नहीं पाए। पहला टेस्ट तो हो गया भाई क्लियर, ठीक है। Eliza arrive and Infant Hill do not recognize her as flower girl. Everyone start to make a small talk about the weather. हर कोई वेदर के बारे में बात कर रहा था, छोटी बहुत बातें। And Eliza makes the mistake of taking about the death of her aunt, in which that she suspects foul play. पर एलाइजा बात करते 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 अपनी आंट की डेथ की बात करने लगी, यानी जैसे कहते अरे ऐसी था ना, मेरी आंटी की भी ऐसी, मतलब मर गई थी, मेरी चाची वाची भी, इस तरह की बात छेड़ दी। और वो कुछ वो पार्टी फ्रीक है, उनकी बात देख रहे हो, मौसम कैसा है, कुछ रोमानी हो जाए, इसे मौत की बात छेड़ दी, यानी इसको मैनर्स नहीं आ रहे हैं, कब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। अब तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये राइटिंग क्यों है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। भाई जो माहौल चल रहा होता है उसके बीच में वैसी बात करो, मौत की बात रख ली है एंजॉयमेंट के बीच में। एंड हर फादर्स ड्रिंकिंग हैबिट, और भांडा खोल दिया, मेरा बाप पियक्कड़ है, होता ना जो नीचे क्लास की होती है, उन्हें पता नहीं होता कब क्या बोलना है, मेरा बाप पियक्कड़ है, अब तो ऐसी ही है, घर की सारी पेलनी शुरू कर दी। फ्रेडी सीम्स अम्यूज्ड बाय एलिजा, फ्रेडी भी आया हुआ था, वो हंसने लग गया पेट पकड़ के, ये मौसम की बात कर रहे हैं, ये दिखा रहे इसका बाप पियक्कड़ है, ठीक है, ये तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। दो मिसेस एनफोर्ड हिल इज शॉक्ड बाय हर कन्वर्सेशन, और वो जो मिस हिल है वो शॉक्ड हो रही है, किस तरह की बातें कर रही है। आफ्टर एलाइजा लीव, जब एलाइजा चली जाती है, क्लेरा टेल्स हर मदर दैट एलाइजा स्पीच इज अ न्यू फैशनेबल फॉर्म ऑफ ए स्मॉल टॉक, कि इसकी बातें करने का ढंग अलग है। उसकी बेटी कह रही कि ऐसे नहीं लग रही हम में से कोई हो, तो अलग ही बात कर रही थी, वो क्लेरा बोल रही है। Clara says that the manners are only a matter of habit, so there are the no right or the wrong ones. Clara बोल रही है कि manners are only the matter of habit.
उसकी माँ कह रही थी कि हाँ भाई, शॉर्ट में ना कहानी, उसकी माँ कह रही थी कि लगता है इसमें मैनर्स नहीं है। क्लेरा ने बोला हाँ मैनर्स क्या होता है, मैनर्स तो कोई बात ही नहीं होती। मैनर्स तो वो होते हैं जो हमारी आदतें हैं। अब आप सब लोग बैठते हो, आपकी आदत एक जैसी, आपको पता है एक ने ग्लास निकाला तो कोई और आके पैक डाल देगा, तीसरा चिप्स के वो फाड़ देगा, कुरकुरे वुरकुरे, चौथा स्नैक लाइट फाड़ देगा, पांचों एपी फिज खोल लेगा। तुम तो जानते हो एक दूसरे को, तुम्हें पता है मैनर्स है। अब कोई बाहर से अगर बैठेगी उसको तो भाई थोड़ा अलग लगेगा। तो मैनर्स तो वो होता है जो हैबिट है। सो देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग, तो कुछ गलत और सही तो है ही नहीं, ठीक है, बस थोड़ा अलग लगा, कुछ हटके बोला है उसने। कई लोगों में मजा आने लग जाता है ना जो हटके बात करते हैं, अंदर से काफी अच्छा लगता है इस तरह से बात करने वाले को। एंड द एंस्टॉड हिल, वो चली जाती है यानी मिस हिल। फ्रेडी सेज दैट ही वुड लाइक टू मीट एलाइजा अगेन सम टाइम। फ्रेडी बोल के जाता है एक बारी और मिलूंगा इससे, मजे दिलवा दिए इससे तो। मतलब हटके, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े में इतनी सुंदर लड़की और इस तरह से बात करे तो फिर तो यार मजे, हंसी तो आएगी। अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं था क्या बोल रही है। एंड हिगिन आस्क हिम दैट, एंड हिगिन आस्क, अब हिगिन आता फटाफट भागा हुआ, देखे भाई मेरा जो मॉडल तैयार हुआ है वो किस तरह का मॉडल है। अब हिगिन ने अपनी माँ से पूछा क्या सीन है, कैसी लगी है, कर पाई कि नहीं। एंड शी टेल्स हिगिन्स देयर इज नो होप फॉर द एलाइजा टू पास एज अ लेडी, पास नहीं हो पाई, तेरी लेडी नहीं बन पाई। Miss Higgins then cautions her son about treating Eliza like a live doll. तुम तो बस इसे live doll बना रहे हो, नहीं होगा। But Pickering assures her that they take Eliza seriously. अब पिकरिंग बोल रहा है अरे नहीं माँ ऐसी बात थोड़ी है, हम तो, पिकरिंग इसका दोस्त हिगिन का, दोनों पहुंचे हुए हैं माँ के पास। अब पिकरिंग कह रहा है ऐसा तो नहीं है, हम तो सच में ध्यान दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि हम जिंदा एक गुड़िया बना रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हिगिन रेफर टू द एलाइजा एज मियरली एन एक्सपेरिमेंट। हिगिन कहता है इतना दिल पे मत ले, हमारा तो एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट होता है ये फेल पास के लिए, फेल हो गए फेल हो गए, पास हो गए पास हो गए। हिगिन्स, मिसेस हिगिन वरीज दैट व्हाट विल हैपन टू एलाइजा व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज ओवर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये शायद तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा जब कहानी की शुरुआत हुई। क्या होगा अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो? चलो सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, सीख गई वो सब कुछ, वो सीख गई वो सब कुछ, पर अगर वो नॉर्मल ग्राउंड पे उतरेगी तो क्या वो उस चीज को एडजस्ट कर पाएगी? क्या उन बिहेवियर में वो तो सीख गई, पर वो वापस अपने एरिया में जाएगी, जाएगी तो अपने एरिया में ही ना, घर थोड़ी है उसके पास उतना आलिशान, खाना तो उसी में ही पड़ेगा, टेबल उस पे ही, और अलग अलग तरह के चम्मच थोड़ी होंगे, हाथ से खाना पड़ेगा। पर आदत तो तुमने चम्मच की डलवा दी है। खाएगी वो क्या पिज्जा बर्गर, पर तुमने आप पिज्जा बर्गर की आदत दिलवा दी, खाती तो वो रोटी है। पैसे तुम थोड़ी दोगे, और बदल तो तुम दोगे, पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो नहीं टिक पाएगी। तुम बदलने में तो लग गए हो। और वही सबसे मेजर क्वेश्चन जो है मेरे को यही लगा यहाँ पे, देखो व्हाट इफ द एक्सपेरिमेंट इज ओवर। एक्सपेरिमेंट ओवर होने के बाद क्या करोगे तुम? फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है, या तो दोनों में से कोई एक शादी कर ले इससे, तो उसे घर मिलेगा, अमीरी दो भाई से तभी तो चीज काम करेगी। अब पार्टी फंक्शन बड़े बड़े बॉल प्रोग्राम में जाने की आदत है, और तुम टेंट में उतार दो इसे, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अगर प्रूफ भी हो गया और पास भी हो गया तो भी वो फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम इसमें इसको खो दोगे। और अगर फेल हो गया तो तुम वैसे भी खो ही दोगे, क्योंकि इसका इंटरनल माइंड और हार्ट कॉन्फ्लिक्शन होगा, कैरेक्टर का आईडी ही खत्म हो जाएगा। वो कहेगी मैं किसी लायक नहीं हूं, और लायक बन गई तो वो वैसे भी खत्म है, तुमने तो इसे फंसा ही दिया है। इतनी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, बट स्टिल यही बातें हैं। Several months later, Eliza and Higgins and the Pickering returned to the Higgins house at midnight. कुछ महीने बीत गए, एलाइजा, हिगिन, पिकरिंग सब हिगिन के घर पे पहुंचे हुए, मिडनाइट है। आफ्टर लॉन्ग डे एंड द नाइट दे हैव गॉन गार्डन पार्टी फॉलोड बाय डिनर पार्टी। वो गार्डन पार्टी में गए, उसके बाद एक डिनर पार्टी में गए, फिर एक ओपरा में गए जहाँ पे म्यूजिक बजाया जाता है वो। एलाइजा सक्सेसफुली पास एज वेल दी लेडी, सारी जगह वो पास होके आ गई। गार्डन पार्टी में किसी ने नहीं पहचाना गरीब है, डिनर पार्टी में किसी ने नहीं पहचाना, और ओपरा जिसे ओपेरा बोलते हैं जो म्यूजिक बजाए जाते हैं यू वाले, वहां पे भी उसको सब मैनर में पास है। एंड हिगिन हैज वॉन हिज बेट, हिगिन जीत गया भाई, हिगिन जीत गया। हिगिन सेज दैट ही वाज नॉट सरप्राइज्ड बाय एलाइजा's सक्सेस,
हैज इन फैक्ट लॉन्ग बीन बोर्ड विद द वेगर। हिगिन बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि सरप्राइज हो गया एलाइजा जो है वो जीत गई, इसको लेके मैं सरप्राइज नहीं हूँ। ही थैंक्स गॉड द एक्सपेरिमेंट इज ओवर। उसने बोला ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया, ओवर हो गया, भगवान का शुक्रिया, ठीक है भाई हो गया। Eliza offended at how the two men are speaking of her and throws Higgins slipper at him and calling him the selfish and inconsiderate। Eliza दूर से सुन रही थी। उसे बोला अबे यार एक्सपेरिमेंट ही तो है हिगिन ने, ठीक है भाई ठीक है, मैं अच्छा हूँ, ठीक है मुझे पता है मेरे अंदर तो टैलेंट है ही, और ये तो मुझे पहले ही पता था कि मैं इसे सिखा ही दूंगा, अपनी हवा बना रहा है। और कह रहा मैंने इसे सिखा दिया, हो गया, भगवान का शुक्रिया, हो गया भाई एक्सपेरिमेंट खत्म। एलाइजा ने देखा कैसा है बदतमीज सा, और मुझे मैनर सिखा रहा है, कैसा र्यूड जैसा माना, सिखाया कुछ इमोशंस तो थे, दूर से चप्पल फेंक के मारी इसके ऊपर। हिगिंस थिंक्स दैट शी इज अनग्रेटफुल। हिगिन को लगा यार देखिए कैसी बदतमीजी है, इसको मैनर सिखाया मैंने और ये कैसे मैनर, चप्पल उड़ा के फेंक के मार रही है मेरे ऊपर। एंड एलाइजा रीगेन हर कंपोजर एंड द वरीज अबाउट व्हाट विल हैपन टू हर नाउ। अब वही सवाल उठा दिया, अब मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊं, बना तो दिया इतनी आर पार की चीज, अब क्या करूं। हिगिन सजेस्ट शी मैरी समवन। हिगिन आके बोलता कर ले ब्याह किसी से, ढूंढ ले, टू इंश्योर ए कंफर्टेबल लाइफ, ताकि लाइफ अच्छी हो। बट एलाइजा थिंक ऑफ दिस एज अ काइंड ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। एलाइजा कहती है कि अच्छा मुझे प्रोस्टिट्यूट समझते हो तुम, क्या मैं लड़का फांसू इस तरह का करके और लड़के के पीछे चिपकी रहूं और कोई लड़का अपने जिस्म को बेचूं, क्या ये बन जाऊं मैं। हिगिंस सेज पिकरिंग। अब हिगिंग और पिकरिंग साथ घूम रहे थे। हिगिंस ने पिकरिंग को बोला कैन गेट हर ए जॉब, कोई एक जॉब लगवा दे इसकी किसी अच्छे फ्लोरिस्ट शॉप पे जहां फ्लोरेट्स बेचे जाए यानी फूल बेचे जाए। एलाइजा आस्क्ड वेदर हर क्लोथ्स बिलोंग टू हर नाउ बिकॉज शी डजंट वांट टू बी एक्सक्यूज ऑफ द सेलिंग देम। और बोली ठीक है फ्लावर बेचने वाले में लगा दोगे ठीक है, पर इन कपड़ों का क्या करूं, कोई तो मुझे बोलेगा चोरी के कपड़े पहन के आई है, चोर बोल देंगे, और मैं कपड़े उस दुकान पे जाके कैसे बेचूंगी, जब इतने ही महंगे कपड़े पहने, इतने स्टैंडर्ड की हो तो मैं कपड़े बेचूंगी। ये तो वही बात हो गई, 4 सोने की चेन लटका के तुम मोमोज बेच रहे हो। वो मोमोज तो नकली माने जाएंगे, सॉरी मोमोज सोने की चेन तो बिल्कुल जेंटलमैन बन के तुम कर रहे हो, क्या करूं मैं। हिगिंस इज ऑफेंडेड बाय द क्वेश्चन। हिगिन फंस गया, ऑफेंड होने लग गया, अब क्या करे यार, फंस गए, एक्सपेरिमेंट तो कर गया, क्रिएटर ने क्रिएशन तो बना दी पर क्रिएशन क्रिएटर पे हावी हो रही है। और यही होता है, यही है मार्क्स की थ्योरी, तुम जितना चीज बनाओगे एक दिन तुम खुद उसके गुलाम बन जाओगे। और ये शॉ की राइटिंग में देखने को मिल रहा है, सही बात है। एक मजदूर पहले एक बिल्डिंग को बनाता है, हमारे घर को बनाता है, कोने कोने को जानता है वो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट्स बनाते हैं वो, पर जिस दिन वो बन के तैयार होती है अगले दिन जब मजदूर जाता है उसके पिछवाड़े पे लात आती है, कहाँ घुस रहा है, तेरा घर है, जबकि घर तो वही है मालिक। मालिक कौन, जो बनाए, भगवान ने हमें बनाया तो भगवान मालिक है ना। अब जिसने बिल्डिंग बनाया मिस्त्री, मिस्त्री मालिक है, पर नहीं, मिस्त्री को अगली बार आने से पहले परमिशन लेनी होगी, क्योंकि वो गुलाम बन गया है उसी बिल्डिंग का। जो तुम बनाते हो तुम एक दिन उसके गुलाम बन जाओगे, बड़ी खूबसूरत बात। अब हिगिंस भी फंसने लग गया, अब मैं तो गया भाई, क्रिएशन तो बना के रख दिया, अब क्या होगा। एंड टेल्स एलाइजा दैट शी वांटेड हिम टू द हर्ट। उसे बोला तूने मेरे दिल तक चोट मारी है, चप्पल फेंक के मारा, बदतमीजी तू मेरे साथ कर रही है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन मिसेस हिगन इज सिटिंग इन हर ड्राइंग रूम। अब हिगन जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट डे है तो मिसेस हिगिंस इज सिटिंग इन हर ड्राइंग रूम, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी होती है, यानी मिसेस हिगिंस यानी Higgins की माँ। When the parlor maid tells her that the Higgins and the Pickering are the downstairs calling the police, कि जो हिगिंस और पिकरिंग है वो जो है पुलिस को बुला रहे हैं। अब पुलिस को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मिसेस हिगिंस ने मेड को बोला टू गो टू द अपस्टेयर एंड इन्फॉर्म द एलाइजा बट नॉट टू हैव हर कम डाउन, क्योंकि बोल दिया कि जो है वो भाग गई फूल वाली, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो वो चली गई, तो ये बात फैला दी गई है। तो इसीलिए वो पुलिस को बुला रहे हैं कि पुलिस ढूंढ के लाएगी कहाँ है। इतने में ये उनको लगता है कि वो भाग गई है, चली गई है। इतने में मिसेस हिगिंस बोलती है कि जाओ वो ऊपर ही है, यानी वो जो, और सिम ये बोल देना कि एलाइजा ऊपर ही है, एलाइजा मतलब फूल बेचने वाली वो ऊपर ही है, और नीचे जाके और उससे बोल देना कि पुलिस को बुलाया है किन्होंने, पिकरिंग ने और हिगिंस ने, पर ये भी बोल देना कि तुम नीचे मत आना।
एंड हिगिंस कम इनटू द रूम एंड टेल्स हिज मदर दैट एलाइजा हैज रन अवे, और हिगिंस भागा हुआ आता है और बोलता है माँ जो है वो एलाइजा फूल वाली भाग गई। मिसेस हिगिंस टेल्स हिम दैट द एलाइजा हैज द राइट टू लीव हिज हाउस, तो हिगिंस कहती है, उसकी माँ बोलती है हाँ उसे अधिकार है, जा सकती है भाई, वो क्यों नहीं जा सकती वो। एंड वेन एवर शी विशेज, उसकी मर्जी। पिकरिंग एंटरिंग और पिकरिंग एंटर्स, अब पिकरिंग आता है एंड सेज दैट ही हैज स्पोकन विद द पुलिस अबाउट द एलाइजा, वो कहता है मैंने पुलिस वालों से बात कर ली एलाइजा के रिगार्डिंग। द मेड अनाउंसेस दैट ए जेंटलमैन, मेड कहती है एक जेंटलमैन आया है, मिस्टर डू लिटल इज एट द डोर, वो डोर पे है। मिस्टर डू लिटल कौन है? इसका बाप, एलाइजा का बाप, वो आया हुआ है। हिगिंस डजंट थिंक दैट दिस कैन बी एलाइजा's फादर, हिगिंस को हिगिंस देखता है उसे, अरे ये तो एलाइजा का बाप लग ही नहीं रहा किसी एंगल से, बट इट टर्न्स आउट टू बी हिम, पर वो ही था, ड्रेस एज ए जेंटलमैन, बिल्कुल जेंटलमैन जैसे कपड़े पहन रखे थे। मिस्टर डूलिटल इज अपसेट, पर मिस्टर डूलिटल अपसेट था बिकॉज हिगिंस हैज मेंशन्ड हिज नेम टू ए वेल्दी अमेरिकन नेम्ड द इज़रा वेनेफ्लर who has found the moral reform society across the world। वो कहता है अरे तेरे होलिया से तो तू लग रहा है जो बहुत अमीर अमेरिका का एक बहुत अमीर बंदा था जिसका नाम था इज़रा वेनफेलर, तू तो उसके जैसा लग रहा है। इसीलिए डू लिटल जो है वो शर्मा गया और उसको थोड़ा अपने ऊपर वो आ रहा था कि मतलब वो अपसेट था, क्योंकि सच में अमेरिका का जो इज़रा वेनेफलर है ये उसके साथ थोड़ा बहुत घूमता था, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। तो यानी मिस्टर डू लिटल जो है वो बहुत अमीर है। एंड और क्योंकि और वो जो था अमेरिका का इज़रा वेनफेलर, उसकी एक सोसाइटी थी मॉरल रिफॉर्म सोसाइटी, यानी लोगों को नैतिकता कैसे सिखाए, और उस शराबी के नाम पे वो सारा पैसा करके गया है। यानी मिस्टर डू लिटल तो शराबी है और उसके नाम वो पूरा पैसा करके गया है। हिगिंस हंसता है वेनेफलर के ऊपर कि इसको यही मिला मिस्टर डू लिटल, मोस्ट ओरिजिनल मोरालिस्ट कि यही से मिला कि इतना मोरालिस्ट सिखाने के लिए, मतलब मोरालिज्म को सिखाने के लिए। एंड वेनेफलर लेफ्ट द डू लिटल मनी इन हिज वेल, और वेनेफलर अपनी मर्जी से इतना इंप्रेस हुआ कि डू लिटल के ऊपर सारे पैसे छोड़ के चला गया। अब मिस्टर डू लिटल बहुत गुस्से में है जब उसे पता चला कि उसकी बेटी भी नहीं है, हैविंग बीन टर्न इनटू समवट वेल्दी जेंटलमैन, और उसे गुस्सा इसलिए भी कि वो एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया, मतलब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे हो सकता है। He says his new money has brought him nothing but worries, उसने बोला मेरे नए पैसा मेरे लिए कुछ अच्छा तो नहीं ले आया, सिर्फ चिंताएं लेके आया है, and problems, and tells Higgins that now he need to be taught how to speak the proper English, मुझे भी इंग्लिश सिखा दे अब। समझ गए, क्योंकि औकात से तो ऊपर हो गया, पर अब उसे इंग्लिश आनी चाहिए, तभी तो सबको लगेगा, और इंग्लिश कौन सिखा सकता है? हिगिंस। इसीलिए वो हिगिंस के पास आया हुआ है, क्योंकि उसे भी फोनेटिक्स सीखनी है, इंग्लिश बोलनी, क्योंकि रईस आदमी किस तरह से बोलते हैं ये तो आना चाहिए, तभी तो रईस लगेगा। और यही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बार बार ही बोल रहा हूँ, जो मेन क्वेश्चन है वो है, मेन क्वेश्चन है इसमें वो क्या है इसमें कि ये एक तरह का कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। देख रहे हो तो मैनरिज्म के ऊपर कितनी बात चली आ रही है, और यही क्वेश्चन आता है पेपर में। मिसेस हिगिंस टेल्स मिस्टर डू लिटल दैट ही कैन केयर फॉर द एलाइजा नाउ। अब मिसेस हिगिंस बोलती है मिस्टर डू लिटल को कि हम इसका ध्यान रख लेंगे एलाइजा का, बट हिगिंस वांट्स टू कीप एलाइजा एट हिज हाउस, और पर हिगिंस चाहते हैं एलाइजा हमेशा उनके साथ घर पे रहे। मिसेस हिगिंस कॉल्स हिगिंस एंड पिकरिंग फॉर हाउ दे हैव ट्रीटेड एलाइजा एंड रिवील्स दैट एलाइजा इज एक्चुअली अपस्टेयर। वो बोलती है कि एलाइजा कहीं नहीं है, ऊपर सीढ़ियों में, तुम दोनों बड़े बदतमीज हो, किस तरह से उससे पेश आ रहे हो, एलाइजा से ऐसे करते हैं क्या? अब उसके बाद मिसेस हिगिंस कॉल्स एलाइजा डाउन, वो बुलाती है एलाइजा बेटा है ना नीचे आ जाओ, आ जाती है। शी इज वेरी पोलाइट, वो बहुत पोलाइट होती है, पिकरिंग और हिगिंस को देख रही होती है। पिकरिंग इज नाइस टू एलाइजा, पिकरिंग बहुत अच्छे से पेश आ रहा था एलाइजा से शुरू से ही, बट हिगिंस इज एंग्री, पर हिगिंस गुस्से में था, एंड रूड टू हर एंड ऑर्डरिंग हर टू कम बैक टू हिज हाउस, और बोलता है कि छोड़ के मत जाओ, तुझे आना ही होगा मेरे घर पे, क्योंकि वो उसे एज एन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहा था कि उसने बनाया है तो उसका हक है इसके ऊपर। एलाइजा थैंक्स पिकरिंग, एलाइजा पिकरिंग को थैंक बोलती है कि उसने उसको अच्छे मैनर सिखाए हैं, एंड टेल्स हर दैट ट्रांसफॉर्मेशन की उसका अंदर जो बदलावट आई है वो हिगिंस की वजह से नहीं, पिकरिंग की वजह से आई है। व्हेन ही कॉल्ड मिस डू लिटल वंस, उसके बाद इसे बोला एंड स्पर्ड ऑन बाय व्हेन ही कॉल्ड हर मिस डू लिटल वंस, कि जब उसने उसे मिस डू लिटल बोला, यानी मिस डू लिटल मतलब समझ आ गया ना, एलाइजा को बोला, किसे? पिकरिंग ने। तो बोली पिकरिंग तुम ही अच्छे हो, तुम ही बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे बदला है, तुम ही हो, जबकि जो जो मेन हिगिंस है वो अकड़ू है।
Eliza says that he has completely forgotten her old ways of the speaking and behaving. वो कह रही मैं पुराने तौर तरीके बिल्कुल भूल चुकी हूँ. Higgins thought that she will return to her lower class habit within a week. पर हिगिन को लग रहा है अगर इसे छोड़ दिया तो वापस ये लोअर क्लास उसमें फिर से पहुंच जाएगी. Eliza finally sees her father and is shocked to hear that he is going to marry her stepmother. Eliza देखती है कि भाई उसका बाप जो है अमीर हो गया और वो स्टेप मदर यानी एक सौतेली माँ से ब्याह करने के लिए निकला हुआ है. He asked Eliza to come to his wedding. और बाप जो है बेटी को बोल के गया है आना, बेटी है ना मेरी शादी में. मिसेस हिगिंस जो है एलाइजा पिकरिंग सारी तैयारी कर रहे हैं. कौन? मिसेस हिगिंस, एलाइजा, पिकरिंग टू गो टू द वेडिंग के वेडिंग जाएंगे. हिगिंस एंड एलाइजा आर लेफ्ट अलोन. पर हिगिंस और एलाइजा जो है वो घर पे अकेले रह जाते हैं. कौन? ये मिसेस हिगिंस है, एलाइजा और पिकरिंग ये सब सोच रहे थे जाएंगे, पर एंड में क्या है हिगिंस और एलाइजा घर पे रह जाती है. और एलाइजा हिगिंस को बोलती है ओनली वांट्स हर बैक टू डू द कोर्स एंड एरेंड्स फॉर हिम के. और एलाइजा बोलती है हिगिंस को ओनली वॉन्ट्स हर बैक टू डू कि वो सिर्फ यही चाहता है हिगिंस के वो एलाइजा उसकी लाइफ में दोबारा आए ताकि वो वही सारे चिलत्तर उसके साथ दोबारा कर सके. एंड हिगिंस सेज दैट ही कैन नॉट चेंज हिज रूड मैनर. और हिगिन कितना बदतमीज है, कह रहा है मैं अपने रूड मैनर को नहीं छोड़ सकता. मर्द मर्द होता है ना, वही वाला सीन है. बिकॉज दैट ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर. ही एक्सप्लेन दैट ही इज रूड टू एवरीवन. वो कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ एंड नॉट जस्ट हर, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मैं तो सबके लिए ऐसा हूँ. जस्ट एज पिकरिंग इज पोलाइट टू, जैसे कि पिकरिंग हर एक के लिए पोलाइट है, मैं ऐसा ही हूँ. He claims that it is not important to have the good or the bad manner, but simply to behave the same way towards everyone regardless of the class. वो कह रहे हैं अच्छे मैनर बुरे मैनर इसका सवाल ही नहीं है, पर मुझे तो देखो मैं हर एक से, चाहे कोई अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, मैं हर एक से एक जैसे बात करता हूँ. एलाइजा इज स्टिल रिलक्टेंट टू गो बैक टू द हिगिंस. एलाइजा फिर से सोच रही है बार बारी कि जाऊं कि ना जाऊं इसके साथ. She says that she is a slave. वो बोलती है मैं तो नौकरानी हूँ. Despite her expensive clothes, कि सिर्फ तुम्हारे ये जो महंगे कपड़े हैं उसके अंदर एक नौकरानी है. Higgins offered to adopt Eliza to marry her to the Pickering. Higgins कहता है हम तुझे अडॉप्ट कर लेंगे ना, यूं नहीं बोला मैं तुझसे ब्याह कर लूंगा, नहीं अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर एक काम कर पिकरिंग के सेट हो जा. बट एलाइजा वॉन्ट्स टू मैरी फ्रेडी. पर एलाइजा बोलती नहीं मैं तो फ्रेडी से शादी करना चाहती हूँ. वो फ्रेडी कौन? वही वो जो उस दिन वहां मिला था ना, वो भी अच्छा है. Eliza is still angry with the Higgins and tells him that all she wants is some kindness from him. Eliza कहता है चलो छोड़ो ये सब हटाओ, मैं तो बस तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ नरम दिल लेके आओ, है ना, कुछ पिंग लो मेरी तरफ. एक तरह से लाइन मार रही है एलाइजा, बार बार कह रही है हिगिंस को कि एक बार वो बोल दे आई लव यू कि तुम मेरी बन जाओ. पर हिगिंस भी जिद्दी मुर्गा है, एंड तक नहीं आएगा. She then says that if she can't have the kindness from him, that she will be the independence. अगर वो उसके लिए independent वो kindness नहीं लेके आ सकता तो इससे बेहतर है कि मैं अकेली रहूं. देख रहे हो रोमांस चल रहा है. She tells Higgins that she will become a teacher of phonetics. वो कहती है कि वो टीचर बन जाएगी phonetics की, stealing everything that she has learned from him. और उससे वो सारा कुछ जो है वो चुरा लेगी जो उसने उसे सिखाया है. हिगिंस is suddenly impressed by the Eliza strength. हिगिन खुश हो जाता है, अरे ये तो सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रही है, वाह. और मिसेस हिगिंस जो है वो आती है और एलाइजा को वेडिंग में लेके जाती है. As she leaves, जैसी वो जा रही होती है, हिगिंस tells Eliza, हिगिंस एलाइजा को बोलता है टू बाय हिम समथिंग, कि वहां से वो कुछ लेके आए उसके लिए शादी से ना, जैसे चाय ले आए, कॉफी ले आए पॉकेट में डाल के. बट द एलाइजा tells him that to do it by himself, खुद कर ले अपनी, ऐसी तैसी करा, मैं क्यों लेके आऊं. ये रोमांस है, नोक झोंक. इसी को क्या बोलते हैं? मेलोड्रामा, जहां इस तरह का रोमांस हो रहा हो. द प्ले एंड्स विद द हिगिंस अलोन इन द रूम. ये प्ले खत्म हो जाता है, हिगिंस अकेला बैठा रहता है रूम में, कॉन्फिडेंट दैट एलाइजा डू द एंड एज ही आस्क्ड. और उसे लगता है कि एलाइजा वही करेगी जो मैं बोलूंगा. और यहीं पे प्ले खत्म होती है. जी.बी. शॉ की राइटिंग. अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जैसे कि पहला कंसेप्ट देखो, इट्स अबाउट द लैंग्वेज, जो कि हमें वैसे भी पता था, लैंग्वेज का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. तो यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर और स्पीच के ऊपर पूरी राइटिंग है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है. अबाउट द दिख रहा है सॉरी द फोनेटिक्स. एंड फोनेटिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है कि इट मीन द साइंस ऑफ द लैंग्वेज, कि किस तरह से आपका आर्टिकुलेशन होना चाहिए, किस तरह से आपको बोलना है, वो फोनेम, साउंड, मॉर्फोलॉजी, ये सब्जेक्ट भी होगा तो समझ ही सकते हो. तो बेसिकली एक तो ये क्वेश्चन है अबाउट द लैंग्वेज एंड स्पीच, जहाँ पे लैंग्वेज के बोलने का तरीका जो है वो मैनर को प्रेजेंट कर रहा है,
इवन लैंग्वेज के कंसेप्ट से जो है मेन कैरेक्टर एलाइजा हो चाहे एलाइजा का फादर हो, सारे कैरेक्टर जो है वो लैंग्वेज ओरिएंटेड की तरफ मूव कर रहे हैं। विक्टोरियन सोसाइटी में बोलने का, मैनरिज्म का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था वो इस राइटिंग से देखने को यहाँ पे मिल रहा है ना। जैसे और भी स्टार्टिंग के से फेज से ही हमें जो है लैंग्वेज को अगर हम बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल प्लॉट है जो कि इस पूरे राइटिंग को कनेक्ट करके चल रही है। क्योंकि अगर लैंग्वेज ही नहीं होता, अगर फोनेम और फोनेटिक्स के ऊपर ही पकड़ नहीं होती उस कैरेक्टर की यानी हिगिंस की, तो ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे कुछ सिखाना है इस अबाउट द लैंग्वेज। और लैंग्वेज का रोल क्या है, लैंग्वेज एक तरह से कल्चर को शेप करती है, जो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सही बात है, अगर लैंग्वेज है तो वो कल्चर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अगर तुम हरियाणवी भाषा सीख लेते हो तो तुम्हारे अंदर हरियाणवी गुण आने शुरू हो जाएंगे। पंजाबी सीखोगे तो पंजाबी कल्चर अपने आप आ जाएगा। किसी भी कल्चर को अगर सीखना हो तो फर्स्ट हमें उसकी लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। ये लैंग्वेज और जो कल्चर का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट जो कनेक्टेड है वो दिखा रखा है। सेकेंड इज अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी। अपीयरेंस का कंसेप्ट एक तो जो चीज दिखाई दे रही है और एक आइडेंटिटी। तो यहाँ बात करेंगे हम सोशल आइडेंटिटी की, जहाँ पे कंसेप्ट सिगमंड फ्रॉइड का भी कंसेप्ट आएगा ईड। ईड मीन्स दैट योर रिप्रेजेंटेशन, योर प्रेजेंटेशन, समाज तुम्हें किस तरह से देखता है, ये तुम्हारा ईड है। इसे ईड बोलते हैं, आईडी। ईड के बाद होता है ईगो, और ईगो के बाद क्या होता है, सुपर ईगो। ईड मीन्स किस तरह से तुम्हारी जो है समाज में तुम कैसे, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ईगो मीन्स तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुमसे क्या है। सुपर ईगो, ईगो मीन्स सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, सॉरी, कि तुमसे क्या है। सुपर ईगो मीन्स जब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन तुम्हारे लेवल और सोसाइटी के लेवल से भी बहुत ऊपर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ईडी, जिसे हम बोलते हैं ईड या आईडी, कि तुम क्या हो, इट मीन दैट मेल और द फीमेल जो भी हो तुम वो मान लिया। तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है। ईगो क्या है, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम क्या हो, कि तुम पेपर क्लियर करोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे और कोई जॉब पे आओगे। ये ईगो है। सोसाइटी भी तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम अच्छा पढ़ते हो तो तुम जॉब लेके आओगे। दिस एन ईगो। सुपर ईगो क्या है, जब तुमने वादा कर दिया कि मैं 2 बारी आईएएस का पेपर क्लियर करूंगा या करूंगी, उसके बाद क्या है, मैं साइंटिस्ट बनूंगी। दिस इज द सुपर ईगो। ये सुपर ईगो, जब तुमने प्रॉमिसिंग फैक्टर को बहुत ऊपर कर दिया। सुपर ईगो जब ब्रेक होता है तो कुछ नहीं होता। ईगो जब ब्रेक होता है तब भी कुछ नहीं होता। पर जब आईडी ब्रेक होती है तो क्या होता है, सुसाइड। जब तुम ही भूल जाओगे तुम क्या हो, तो तुम्हारे जीने का वजूद खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन ही नहीं करेगा जीने का। जब तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है लेना देना, घर क्या है, जिम्मेवारी क्या है, सब कुछ खत्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द ईड, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। तब सुसाइड हो जाता है। और इसीलिए ईगो ब्रेक होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, पर सोशल आइडेंटिटी डिसॉल्व ना हो। इस तरह का एक बहुत भारी कंसेप्ट है जो आइडेंटिटी का, वो इस राइटिंग में देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हर कैरेक्टर के थ्रू तुम देख ही सकते हो। जैसे अगर एलाइजा है, एलाइजा का भी एंड तक का कंसेप्ट तुम देख रहे हो, वो अपनी आईडी मैनेज कर रही है ईड को और ईगो को। ईड और ईगो मैनेज कर रही है। वो नहीं बोलना चाहती कि तुम मुझसे शादी कर लो। हिगिंस जहाँ पे दूसरी तरफ है, द सेम एग्जैक्ट है कि वो अपने ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में खेल रहा है। वो उतना है नहीं जितना बन के दिखा रहा है। तो वो समवॉट हम बोल सकते हैं दैट ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में एक जो मिड लेवल है, वहां पे जो है हमारा हिगिंस मूव कर रहा है। और ईगो और आईडी के बीच में जो है वो मूव कौन कर रही है, हमारी एलाइजा। तो ये जो कैरेक्टर का जो ओरिएंटेशन है, जो मैनर है, जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, इस तरह के कंसेप्ट को इसमें रखा गया है। सोशल क्लास एंड द मैनर, और ये तो सिंपल है ना। सोशल क्लास हमने देखा ही है, बाकी तो स्लाइड रोक के देख लेना, बहुत सिंपल है। सोशल क्लास दिखाया गया है इसमें, किस तरह से क्लास की लैंग्वेज क्या होती है, हर क्लास की एक तरह की नीड क्या है, कोई क्लास कितनी ऊपर है ना, और वो अपनी क्लास ऊपर किस वजह से, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर एंड द मैनर। बोलने का तरीका, रहने का तरीका, चलने का तरीका, इसके थ्रू हम बोल सकते हैं। और ये कल्चर कोई एकदम से नहीं ले सकता। देख रहे हो इसमें दो जो कैरेक्टर हैं उन्होंने कल्चर को अडॉप्ट किया है। पहला एलाइजा कल्चर को लिया है, पर यहाँ पे उसके डिसोल्यूशन और यहाँ डिसओरिएंटेशन का कंसेप्ट साफ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे हिगिंस एक बारी बोलता है अगर इसे छोड़ दिया तो वापस वैसी हो जाएगी, जबकि कल्चर वो नहीं है। जो अमीर है और जो
कल एक होते हैं अमीर जो वैसे हो गए एकदम से अमीर, एक अमीर है जिनका खानदानी अमीर। ये जो खानदानी एक कल्चर वर्ड ये कनेक्ट होता है उन्हीं के साथ कि जिनको उसके साथ रहना आता है, जिनको पता है, पर जो एकदम से होगा वो झेल नहीं पाएगा। तो ये जो एडॉप्ट मैकेनिज्म है यहाँ पे किस तरह से सरफेस लेवल पे जो कल्चर दिखाया गया है वो एलाइजा से प्रेजेंट किया गया है। एलाइजा बाद में वापस वही होगी इसके चांसेस पूरे हैं। और यहाँ पे जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन को खराब नहीं करना चाहता, ये उसकी सुपर ईगो है। सुपर ईगो का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हिगिंस को लग रहा था वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पिकरिंग ने जब शर्त लगाई हिगिंस से तो उसको लग रहा था वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर एंड में फिर भी उसने शर्त लगाई कि क्या पता हो ही जाए, और हो ही गया। वो इतनी जल्दी हो गया कि उसको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था शर्त जीत जाएगा। यानी वो सुपर ईगो पे बिल्कुल बढ़िया खेल गया। पर सुपर ईगो पे वो खेल तो गया, पर उस चीज को क्रिएटर ने जो क्रिएशन बना दी उसको वो नहीं हटाना चाहता। अगर वो उसको हटा देगा तो उसको दिक्कत होने लग जाएगी। तो सुपर ईगो का मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कल्चरल रूट्स तो अच्छे हैं, पर एलाइजा ने जिसने कि बाहर से चीजों को लिया है, कल्चर को अडॉप्ट किया, उसको मैनेज करना मुश्किल है। एक और कैरेक्टर है जिसको यहाँ पे कल्चर मिला है पर वो झेल नहीं पा रहा, इसका बाप। उसको भी यहाँ मिला है पैसा, पर देखा है उसको सीन में क्या दिखाया गया, वो डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि उसे मॉरल सीखना पड़ेगा, उसे मोरालिटी सीखनी है, उसे एक्सेंट सीखने हैं, इंग्लिश सीखनी है, वो क्लास चाहिए, और वो ऐसे नहीं आता। तो ये जो एडेप्टिव टेक्निक है और ये जो कल्चर का जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया। एजुकेशन एंड इंटेलिजेंसी वो तो नॉर्मल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। फेमिनिटी एंड फेमिनिटी और जेंडर रोल्स। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो यहाँ पे अगर जेंडर कंसेप्ट को देखते हो तुम, तो एक चीज देखो, फर्स्ट थिंग, जेंडर में जब हम फीमेल की तरफ मूव करते हैं तो एक तरफ एलाइजा है जो कि हमें बिल्कुल प्लेसिड और सीरीन और मीक और थोड़ी सी सब्जुकेटेड लगी है, दबी हुई कैरेक्टर है एलाइजा। एक तो अपने आप को मेल के आगे रख देना, फिर उसके बाद हर बारी वही कहना कि मान जाओ हिगिंस मान जाओ। उसके बाद जब थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाए तो वो मेलोड्रामेटिक फॉर्म दिखाना, जबकि वो यहाँ पे सेल्फ सस्टेन और सेल्फ रिलायंट जैसे कंसेप्ट पे शिफ्ट हो सकती थी, पर वो सिर्फ एक तरह से बात डाल रही थी। वो उसको मानती थी कि अगर वो वहां से निकली तो वापस वैसी हो जाएगी। तो एक फीमेल हमें वीक लग रही है, पर इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करा है जीबी शॉ ने। विक्टोरियन फीमेल को प्रेजेंट किया है दूसरी तरफ विक्टोरियन फीमेल है मिसेस हिगिंस और उसकी फ्रेंड्स, जो कि सच में पावरफुल है। मिसेस हिगिंस कैसे बोल रही है दैट ऑल मेंस आर द मेंस, वो बोलती है बीच में सारे मर्द एक जैसे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ चीजों के साथ खेलते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं फीमेल को। जो कि कहीं ना कहीं राइटिंग को ये तो दिखाती है कि मेल डोमिनेंस दिखाया गया, पर साथ ही साथ फीमेल किस तरह से अवेयर है, और फीमेल के अवेयरनेस का कंसेप्ट जो कि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में आती है वो चीज भी दिखाती है। कि वो बोल रही है ना कि सारे मर्द तो मर्द होते हैं, पर वो कहीं झुकती नहीं है, वो बोलती है तुम आगे इसका क्या करोगे, क्यों खेल रहे हो उसके साथ। एंड में वो उसे छिपाती भी है और एंड में उसे लेके आती है और अपने साथ पार्टी में लेके जा रही है। फीमेल कैरेक्टर जहाँ विक्टोरियन फीमेल यहाँ पे हमें पावरफुल देखने को मिलती है जेंडर रोल में। एक जगह थोड़ा सा क्लिशे जहाँ पे थोड़ा सा डाउन हमें लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन में शिफ्ट किया गया है एक फीमेल को, पर दूसरी तरफ जो फीमेल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है। तो फेमिनिस्टिक ग्राउंड से अच्छी राइटिंग है। इसके बाद पिग्मेलियन इफेक्ट, एक वर्ड इंग्लिश में ऐड हो गया पिग्मेलियन इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इतनी फेमस हुई है राइटिंग कि पिग्मेलियन इफेक्ट। देखो पिग्मेलियन इफेक्ट यहाँ पे दिखा रखा है एज अ प्रिंसिपल दैट द इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ अदर। कि तुम जो सोच रहे हो दूसरे को लेके, इसकी वजह से दूसरे का जो बिहेवियर है वो बदल रहा है। तुम सोच रहे हो इसको लेके, इसकी वजह से इसका बिहेवियर बदल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आज के दौर पे हम देखते हैं, जब वैसे ही लगा लो एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत यूज होता है पिग्मेलियन इफेक्ट, जहाँ पे तुमने देखा होगा कि बच्चों के ऊपर ज्यादा पेरेंट्स जो है उन्हें टॉर्चर करते एक तरह से कि ये लाओ ये नंबर लाओ इस तरह से बनो। ऐसे में बच्चे का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है, वो ज्यादा पढ़ेगा और मेहनत करेगा या तो वो बिगड़ ही जाएगा। तो तुम्हारे इसका असर, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं दूसरों से और वो दूसरों के बिहेवियर को अगर बदलना शुरू कर दे तो हम इसे पिग्मेलियन इफेक्ट बोलते हैं। कि हाँ
बच्चे के अंदर बदलाव आ रहे हैं पेरेंट्स की वजह से, हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द पिग्मेलियन इफेक्ट। ये अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं, बुरे बदलाव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, साफ लिखा हुआ, दिस इज द पिग्मेलियन इफेक्ट। तो हमें इस चीज का ध्यान देके चलना है कि इफेक्ट जो पिग्मेलियन इफेक्ट है वो पॉजिटिव साइड रहे। टीचिंग के फील्ड में बहुत यूज होता है पिग्मेलियन इफेक्ट, कि भाई पिग्मेलियन इफेक्ट का कंसेप्ट है ये, तो पेरेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर, तो असर भी अच्छा आ रहा है। पिग्मेलियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओविड ने मेटामॉर्फोसिस लिखा, उस मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारी कैरेक्टर है जो कि अपने रूप को बदलते हैं। उसी में एक कहानी है ना जिसमें गलीटिया है, गलीटिया है ना वो औरत जिसको वो मूर्तिकार बनाता है, और पिग्मेलियन उस गलीटिया को बनाता है, और वो गलीटिया इतनी खूबसूरत बन जाती है, उसी के प्यार में आ जाता है वो, और वो जिंदा हो जाती है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। ये अच्छा इफेक्ट है। पर जीबी शॉ का पिग्मेलियन थोड़ा बुरा इफेक्ट डाल रहा था, जो कि हमें ईगो सुपर ईगो के आसपास घुमाया जाता फ्राइडियन कंसेप्ट के, और एंड में देखने को मिला शादी करवाई ही नहीं, दोनों में से किसी का लेवल नहीं नीचे जा रहा था। तो पिग्मेलियन इफेक्ट ऐसे यूज होता है, तो नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज किया जा सकता है। जीबी शॉ पिग्मेलियन इन द लाइट ऑफ द मिशे फूको डिस्कोर्स, है ना, माइकल फुकॉल्ट या फिर मिशे फूको बोलते हैं इसको ना, ऑर्डर ऑफ द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का कंसेप्ट है, डिस्कोर्स का सिंपल मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कोर्स, ये कोई कोर्स नहीं है, ये क्या है? साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ समथिंग। किसी चीज को बहुत साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हो तुम, तब तुम क्या बोलोगे? इज अ डिस्कोर्स। जैसे मान लो अगर कोई बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है तो समझने के लिए उसको उल्टी तरह से खोल दो, बनाने से बेहतर है। इस तरह के डिस्कोर्स बोलते हैं। और पिग्मेलियन को जब डिस्कोर्स में डाला गया तो जीबी शॉन एक बहुत बड़ा प्ले राइटर, और जिसने कि यहाँ पे जब देख रहे हो तो बहुत कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं अबाउट द वुमेन ऑफ द विक्टोरियन फेज, कि वुमेन किस तरह सोसाइटी दिखाई गई है, समाज किस तरीके का था, देख रहे हो तो समाज इस कहानी में, और किस तरह से मैनर के ऊपर सब कुछ था, इस कॉल्ड द विक्टोरियन मैनरिज्म। और मैनर के ऊपर इतनी बात क्यों आ रही थी? क्योंकि ये भी बात हम समझते हैं, ये राइटिंग किस टाइम की है? 1912 में पब्लिश की गई है। डार्विन थ्योरी 1859 में आई है। डार्विन ने बात बोल दी थी कि हम सब जानवर हैं, इससे पहले हम सब भगवान थे। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज ये क्या होता है? विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है एक ड्युअलिटी आ जाती है, जब हर इंडिविजुअल दो राहे पे आके फंस जाएगा, या तो जानवर हूँ, एनिमल हूँ, या तो मैं भगवान का चेहरा हूँ। अब ना तुम इधर के हो ना तुम उधर के हो, तो ऐसे में तुम्हारा बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एक स्पिन करने लग जाएगा। जैसे पल्सर देखा, दैट इज कॉल्ड द स्पिनिंग स्टार। तुम एक तरह से कंट्रोल में नहीं रहोगे, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा क्या करना है। ऐसे में तुम एलूफनेस और एलिनेशन का शिकार होना शुरू कर दोगे, ना मैं ये करूंगा ना मैं वो करूंगा, और बिल्कुल किसी और दुनिया में रहना शुरू कर दोगे। इस तरह का विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज आना शुरू हो गया था, जो कि विक्टोरियन फीमेल यहाँ दिखा रही है। मिसेस जो है हमारे पास हिगिंस, क्या कर रही है? वो सिंपल बुलाया शादी वादी में, शादी वादी में जाने के लिए जा रहे हैं वो, पार्टी उन्होंने बुला रखी है, पार्टी, वो सिर्फ एंजॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ उनका मेन कल्चर मैनर के ऊपर। और बात सब क्या कर रहे हैं? मैनर, क्योंकि हमें मैनर में रहना है, क्योंकि हम जानवर हैं, और जानवर से इंसान बनने का एक ही तरीका है कि मैनर में रहना पड़ेगा। ये जो इतना फोकस डाला जा रहा था मैनर के ऊपर, इससे पहले तो नहीं डाला गया। तो मैनर के ऊपर डालने का फोकस यही है, अगर तुम्हें ह्यूमन रहना है, तुम्हें एनिमल से अपने आप को दूर रखना है, तो मैनरिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज का एक आउटसेट निकल के आया, दैट इज कॉल्ड द मैनरिज्म। और क्योंकि कॉमेडी है, राइजिंग फॉलिंग एक्शन को मेंटेन किया गया इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कॉमेडी, तो इस तरह से करके इसको बैलेंस रखा गया है। पिग्मेलियन सब टाइटल है रोमांस इन द फाइव एक्ट, रोमांटिक राइटिंग लिख देना, मेलोड्रामा फुल है, रोमांटिक चीजों को जो है आउटलाइन दिया गया है, एक अलग डिफरेंट वे से कंसेप्ट को दिखाया गया है, किस तरह से लव फैक्टर को दिखाया गया, खुद ही लव को डिजाइन किया, तो वो सब तो तुम लिख ही सकते हो। अब न्यू कंसेप्ट है इंटरटेक्सचुअलिटी। तो जूलिया क्रिस्टीवा का टर्म है वैसे तो इंटरटेक्सचुअलिटी, जब आगे जाके कभी बहुत आगे जाके पढ़ोगे तो लिटरेचर जब समझ आएगा। इंटरटेक्सचुअलिटी का सिंपल मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट के बीच में रिश्ता क्या है, इसे बोलते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर वर्ड है, उसके मीनिंग को, जैसे उसके मीनिंग को क्लियर कौन सी चीज करेगी? उसके आसपास का जो वर्ड है वो उसके मीनिंग को क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आई एम वेजिटेरियन, आई लाइक फिश।
इस लाइक को एक्सप्लेन कौन सी चीज कर रही है? वेजिटेरियन, यानी वो फिश को पसंद करता है, खाएगा नहीं। आई एम नॉन वेजिटेरियन एंड आई लाइक द फिश, और मुझे फिश पसंद है, इसका मतलब खाएगा। तो लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। पर लाइक का मीनिंग क्या लाइक के पास है? नहीं है। लाइक के मीनिंग को इंटर टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही है, आस पास के टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टेक्स्ट। और इसी तरह से क्या है कि हर वर्ड जो है कहीं ना कहीं चीट कर जाता है अगर तुम आसपास के वर्ड को ना समझो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डाइजेस्ट दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर को डाइजेस्ट कर सकता हूँ। व्हाट्स मीनिंग ऑफ डाइजेस्ट? डाइजेस्ट का मतलब पचाना, खा के, पर खा थोड़ी रहा है कोई यहाँ। तुम इस चैप्टर को समझ सकते हो। तो डाइजेस्ट का मीनिंग कहाँ से क्लियर हो रहा है? ये दिस इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी बाय द क्रिस्टीवा। ठीक है, ये इंटरटेक्चुअलिटी एक बोल रहे हैं कि इस तरह की राइटिंग में टेक्स्ट को कंपेयर किया जाता है और बाकी चीज रखी जाती है। पिग्मेलियन जो है एक इंटरटेक्चुअलिटी का कंसेप्ट है, जहां पे मैनर जैसे कंसेप्ट को रखा गया है और इसके थ्रू बताया गया है कि देखो सिंपल सी बात है यार, कोई अगर किसी टाइम पे मैनर की बात कर रहा है, यानी वो टाइम मैनर से बिल्कुल अपोजिट में होगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि मैनर में रहो, मैनर्स में रहो, अपनी मैनर को मेंटेन करो, इसका मतलब तुम पक्का मैनर्स में नहीं रहते हो। विक्टोरियन एज 1859 के बाद, डार्विन की थ्योरी के बाद, हर कोई प्रोस्टिट्यूशन की तरफ मूव करने लग गया। जब सबको लगने लग गया औरतों को शरीर क्या है अपना, शरीर तो शरीर है, जानवर है, तो चलो सेक्स करते हैं, शरीर को बेचेंगे। ब्रॉथल्स खुल गए, जिसको तुम समझते हो ना, जहाँ पे जिस्म का धंधा होता है, खूब खुले। और ये हमें देखने को भी मिलता है टी एस इलियट की राइटिंग में, द लव सॉन्ग बाय द जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। वो हमेशा कहाँ जा रहा है? ब्रॉथल में जा रहा है। एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा है, पर प्रपोज नहीं कर पाया, उससे पहले वो कई प्रोस्टिट्यूट के पास से होके जरूर आ जाता है। रोज यही करता है वो भी सेम टाइम पीरियड की राइटिंग है, 1914 और 1916 के आसपास, वर्ल्ड वॉर के आसपास। तो यानी तुम में मैनर्स की बात बोली जा रही है। इंटरटेक्चुअलिटी यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, मैनर कंसेप्ट को सिर्फ रखा गया है और इस मैनर के थ्रू तुम समझो इंटरटेक्स्ट को कंपेयर करके कि उस समय का दौर कैसा रहा होगा। क्यों इस तरह की बातें जीबी शॉ दिखा रहे हो? विक्टोरियन सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा है। इज ए प्रोटो फेमिनिज्म, एक छोटा मॉडल इज अबाउट द फेमिनिज्म, जहाँ पे फीमेल के सेल्फ सेक्रीफाइस के कंसेप्ट को दिखाया गया है। जब कोई फीमेल अपने सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी औरत किस नाम को कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, जो अपना सब कुछ अर्पण कर दे, इस तरह की चीज जहां आती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटो फेमिनिज्म। और ये राइटिंग है एलाइजा के थ्रू, हम प्रोटो फेमिनिज्म के अंडर भी इसे डाल सकते हैं। एन एनालिसिस ऑफ द जेंडर रोल्स दोबारा रिपीटेड है, ठीक है, एक बार देख के खुद कर लेना। तो स्लाइड मैंने ऐड कर दी है, बाकी स्लाइड को रोक के देख लेना। बाकी सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच, ये भी सिंपल है। सोशियो लिंग्विस्टिक का मतलब सोशल एंड द लिंग्विस्टिक अप्रोच, के लैंग्वेज का सोशल डायमेंशन क्या होता है, सोसाइटी में किस तरह का रोल है, तो वो है सिंपल। स्लाइड रोको और देखो, बाकी इसको तो डीप में समझाया रहेगा। जीबी शॉ द मॉडर्न सिंड्रेला है ना, मॉडर्न सिंड्रेला एक पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप ऑफ द पिग्मेलियन मिथ। क्योंकि देखो पिग्मेलियन मिथ को, इसमें मिथ है ना, क्योंकि ये मिथ है जिसको हम पढ़ रहे हैं कि पिग्मेलियन हुआ करता था, उसने मूर्ति बनाई, मूर्ति में जान आ गई, प्यार हो गया, ये मिथ है, रीजन नहीं है इसके पीछे। और मिथ का यूज करके कैसे सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया है, सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट किया गया है, दिस इज द एक्सीलेंस ऑफ जीबी शॉ। सिंड्रेला भी कुछ इसी तरह की कहानी है। सिंड्रेला अगर तुम देखोगे तो एक वो लड़की है, वो इधर उधर जाती है ना, वो पढ़ी होगी कहानी, है ना, तो उसमें वो, पर वो है क्या? सोशल सटायर है, वो समाज के ऊपर ताना कसा गया, पर उसमें वो छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, जादू चीजें, ये सब कुछ है, पर वो है मिथ। पर वो मिथ ना होके भी सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सोसाइटी को प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर दोबारा से स्टडी ऑफ द फेमिनिज्म पिग्मेलियन का देख लेना। रिक्रिएशन ऑफ आर्केटाइपल ऑफ द पिग्मेलियन ऑफ द जीबी शॉ पिग्मेलियन, के एक जो पिग्मेलियन ग्रीक राइटिंग पिग्मेलियन है, उसको दोबारा से शॉ ने अपना पिग्मेलियन में डाल दिया, एक मॉडर्न पिग्मेलियन बना दिया ना। वो कितनी पुरानी कहानी है मेटामॉर्फोसिस की, जिसमें पिग्मेलियन को रखा है, इसको अपने अंदाज में डाल दिया। तो ये रोक देता हूँ मैं स्लाइड, इसे रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड नहीं कर लेना सॉरी रोक के देख लेना और समझ लेना। तो ये सब उसी आंसर राइटिंग का पार्ट है। रियलिस्टिक इम्प्लीकेशन है, बिल्कुल सही, रियलिस्टिक ग्राउंड पे डिजाइन कर रखा है, जहाँ पे हमें पता है ना, जीबी शॉ अकेला एक ऐसा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज से मिला है, साथ ही साथ क्या है, ऑस्कर भी मिल रखा है मूवी के लिए, तो 2 अवार्ड विनर है। उसके बाद यहाँ पे प्रोलिफिक राइटर भी है। रियलिस्टिक इम्प्लीकेशन रखा गया, जो समाज जैसी है उसको वैसे का वैसे ही दिखा रखा है।
बाकी ये सेम है यार, एक बार स्लाइड रोको और देखो और पढ़ लो। इम्प्लीकेशन ऑफ शो, ओरिजिनल एंडिंग, और एंडिंग बिल्कुल शेप में रखी, ओरिजिनल ऐसे नहीं है कि हम 7-8 है इस तरह से दिखा दिया कि शादी हो गई, कि जो एक तरह का हम सब सोच रहे थे, तो हमारे कैथारसिस को जगाए रखा, एंड में हमारी भूख जो है क्वेस्ट लेवल को मैनेज रखा कि अब क्या हुआ होगा, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। इस तरह से तुम किसी राइटिंग को रीडर के दिमाग के अंदर हमेशा के लिए सेट कर सकते हो, जैसे तेरे नाम मूवी की एंडिंग है ना, तो उस तरह का ही। और एलाइजा डूलेटल को एक क्लास स्ट्रगल के उसमें दिखाया गया है, ये भी सही है। क्लास स्ट्रगल, ये किस तरह से लोअर क्लास से थी, फिर अपर क्लास में गई, फिर दोबारा लोअर क्लास जैसा साइकिल ना चल जाए, इसका खतरा बन रहा था। तो वो स्लाइड रोको और देख लेना। क्लास में यहाँ बता रखा है अपर मिडिल एंड द लोअर क्लास, बिल्कुल सही, मार्क्सिस्ट व्यू बिल्कुल सेट हो रहा है यहाँ पे। कार्ल मार्क्स की कई थ्योरी लग रही है इसमें, क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट है, और लोअर क्लास और अपर क्लास, जो कि मार्क्स को मैंने बीच में भी एक्सप्लेन करा है। सबसे लोअर क्लास को क्या बोलते थे, प्रोलिटेरिएट बोलते थे। अपर क्लास को क्या बोलते हैं, एलीट बोलते हैं। और बीच को क्या बोलते हैं, बॉर्जुआ। बॉर्जुआ वो जो पढ़ लिख गए, समाज के मैनर सीख गए हैं। तो एलिट और प्रोलिटेरिएट से किस तरह से लोग बॉर्जुआ में मूव कर रहे थे, उसका एग्जाम्पल क्या है, एलाइजा डूलिटल थी प्रोलिटेरिएट, नीचे स्तर की लेबर क्लास सीख है, पर वो क्या है, बॉर्जुआ, वो सीख के वो चीज बन रही थी। और मार्क्स ने यही कंसेप्ट बताया था कि आने वाले टाइम पे अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण बहुत करेंगे, अगर इससे बचना हो तो बॉर्जुआ जन्म लेगा, मिडिल क्लास जन्म लेगा, और वो चीजों को सीखेगा, और वो फिर अमीर क्लास को टक्कर देगा। सेम एलाइजा डूलिटल है, जहाँ पे कंसेप्ट को सीख रही है, मैनर को सीख रही है, और से टक्कर दे रही है। और क्रिएशन और क्रिएटर का कंसेप्ट भी है, जब क्रिएटर किसी क्रिएशन को बनाता है तो वो उसका गुलाम बन जाता है, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। कुछ रिलेटेड स्टडी है वो देख लेना, डेटा एनालिसिस, क्लास स्ट्रगल। इकोनॉमी एज एन ड्राइविंग फोर्स दिखाया गया, जो कि मार्क्स का कंसेप्ट है। इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, कि किसी भी अगर फेस को हम बात करते हैं, जैसे इसमें इकोनॉमी ही, किसके पास कितना पैसा है उससे तुम बता रहे हो कौन सी क्लास का है, वो अपर क्लास है, लोअर क्लास है। तो हर कोई इसमें एक क्लास ऊपर जंप करना चाहता है, जो मार्क्स का कंसेप्ट है वही सेम। एक्सप्लोइटेशन वही, लोअर एंड अपर क्लास, बॉर्जुआ कंक्लूजन। और यहाँ पे ये हमारी पूरी लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है, पूरा लेक्चर। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना राइटिंग किस तरह की लगी। अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो इस नंबर पे 8882623821 इस पे जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। पर यार 15 और 20 दिन पहले ही रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और बाकी जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।